विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज करना हमने क्या, संसद की विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए भाई, अब पार्लियामेंट के अंदर किस किस प्रकार से कार्य होता है उसके बारे में बता रहा हूं, यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद की विधायी प्रक्रिया। ठीक है, तो कृपया इसको ध्यान से सुनिए। वैसे ज्यादा बेटर आपको तब समझ में आएगा जब आप लोकसभा और राज्यसभा जो चैनल आते हैं, अगर वो कार्यवाहियों को आप देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा कार्यवाहियों को देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, लिखने से होता है सिलेक्शन। किससे? तो उसके लिए आपको शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, भाषा को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे संसद का पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर, देश के लिए विधि का निर्माण करना। क्या करना? विधि बोलते हैं लॉ को, लॉ बोलते हैं कानून को। देश के लिए विधि का निर्माण करना संसद का पहला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग, अब संसद के तीनों अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा भाग लेते हैं। यानी लोकसभा ने किसी बिल को पास किया, राज्यसभा ने किसी बिल को पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया, तब वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन से पहले हम उसको क्या बोलते हैं? बिल यानी विधेयक बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जब किसी कानून का प्रारूप यानी मसौदा संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई भी चीज है, कोई कानून लाना है तो उसके लिए पहले एक क्या मसौदा तैयार करना पड़ता है ना। जब वो मसौदा तैयार करके या प्रारूप मतलब ड्राफ्ट बनाया, एक आपने एक मसौदा बनाया तो संसद में पेश किया, उसे बोला बिल। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, अभी उसका कोई विधिक बिल नहीं, अभी तो हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कानून। क्या होना चाहिए? कि हम जी इस तरह का कानून लाना चाहते हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम यानी एक्ट या विधि या लॉ कहा जाता है। यानी अधिनियम, एक्ट, लॉ, विधि, ये शब्दों का प्रयोग कब करेंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। समझ में आ गया? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले राष्ट्रपति के टेबल पे पड़ा हुआ है, हस्ताक्षर नहीं हुए, तब तक वो बिल है, तब तक वो विधेयक है। तो समझ में आ गया? जैसे ही साइन हुआ, लागू हुआ, वो बन गया क्या? एक्ट बन गया। ठीक है, विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। विधेयक को पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर दो वर्ग होते हैं। क्या? अब विधेयक को दो प्रकार, मतलब किसने पेश किया उस आधार पर उन्हें दो कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, एक को हम बोल रहे हैं सरकारी विधेयक, एक को बोल रहे हैं हम गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मतलब गवर्नमेंट बिल, नाम से ही पता चल रहा है यार, सरकार का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रस्तावित कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सरकारी बिल हो गया। गैर सरकारी विधेयक यानी उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। क्या बोलते हैं? प्राइवेट बिल। जब मैं राष्ट्रपति की वीटो पावर करा रहा था तो वहां पे मैंने बोला भी था कि गैर सरकारी विधेयक के संबंध में वो अपनी वीटो यूज करता है। जो बताया था 3 तरह की वीटो में, तो पहला वाला जो मैंने बताया था उसमें मैंने कहा था कि गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, किसके द्वारा? मंत्री। और मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है कोई, वो उसको पेश कर रहा है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जब विधेयक संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी। सरकार कौन है? कैबिनेट ही है भाई अपने आप। वैसे तो मंत्री परिषद बोल रहे हैं हम कि महत्वपूर्ण जो फैसले ले रही कौन? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैंने कहा 3 तरह के मंत्री, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कैबिनेट। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो पेश कर रहा है मंत्री तो वो सरकारी विधेयक है, और अगर उसको कोई अन्य सदस्य, संसद का अन्य सदस्य पेश कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? गैर सरकारी विधेयक कहा जा रहा है। विधेयक को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। अब विधेयक, एक तो हमने बोला सरकारी, गैर सरकारी, ये तो हमने पेश करने के तरीके, किसने पेश किया उसके हिसाब से बोला। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि विधेयकों को पारित करने के लिए संसद ने जो जो प्रक्रियाएं अपनाई हैं, प्रक्रियाएं जो अपनाई गई हैं, उसके आधार पर फिर हम उसको 4 भाग में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। क्या बोल रहे हैं?
ऑर्डिनरी बिल। दूसरे को बोल रहे हैं हम धन विधेयक, दूसरे को क्या बोल रहे हैं, मनी बिल, जिसकी डेफिनेशन कहाँ है, 110 में है। 109 में पहले ही कह दिया गया कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। कहाँ होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। तो 110 याद रखना आपने धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। वित्त विधेयक ये कहाँ मिलेगा आपको, 117 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसकी जो परिभाषा मिलेगी वो 117 में मिलेगी। फाइनेंस बिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। एक होगा संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में संशोधन करने वाला बिल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। लिखने से सिलेक्शन मिलेगा, पहले ही बता दूं, ना तो सुनने से ना लोकसभा चैनल देखने से। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। लोकसभा चैनल देखिए, कार्यवाहियों को देखिए, राज्यसभा की कार्यवाहियों को देखिए, आपकी समझ में आएगा कि देश के लिए जो विधि का निर्माण करने वाली जो संसद है हमारी, वहां होता क्या है, आपकी धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा लिखने पे ही नंबर मिलेंगे। तो 4 प्रकार पता चल गए, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया बता रहा हूं कि साधारण विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया होती है। तो साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। साधारण विधेयक किसी मंत्री द्वारा रखा जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। अलग अलग करके तोड़ के पढ़ो उसको। मैंने कहा कि साधारण विधेयक मंत्री के द्वारा रखा जा सकता है, साधारण विधेयक संसद के किसी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है, और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक समान चरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन, 3 वाचन होते हैं। वाचन को बोलते हैं रीडिंग्स। क्या बोलते हैं, रीडिंग्स। तो अब आपने देखना है पहला वाचन कौन सा। प्रथम वाचन में क्या होता है, अपने आप को, अपने मन को संसद के अंदर ले जाइए। ये मानिए आप सांसद हो, क्या हो, और आपने सीखना है, या अभी नहीं हो तो हो सकता है आने वाले भविष्य के सांसद हो। जिस प्रकार से रिजल्ट लेट हो रहे हैं उत्तराखंड में, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि फिर राजनीति ज्वाइन करो, है ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आओ पूरे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना। अभी सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। काशीराम जी ने पूछा, एक बालिका बड़ा अच्छा भाषण दे रही थी मनुवादियों के विरुद्ध। काशीराम जी ने कहा इस लड़की को लेके आओ मेरे पास, ठीक है। तो पूछा बालिका क्या कर रही हो। बालिका ने कहा जी मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, पर मैं चाह रही हूँ डीएम की तैयारी करूँ, क्या करूँ। काशीराम जी ने कहा अगर मैं तुम्हें सीएम बना दूं तो बस हो गया। तो सीखने की प्रवृत्ति फिर वहां से शुरू हुई, सीखा सीखा सीखा, एक दिन उत्तर प्रदेश की क्या बनी, मुख्यमंत्री बनी। आप लोग भी अपने आप को कम मत सोचो, आप भी बन सकते हो। क्या कर सकते हो, बस सीखिए पहले थोड़ा प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद बोलना सीखिए। मेन चीज होती है बोलना। राजनीति में क्या, बोलना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कहीं पर भी ना नहीं करना है। अगर किसी ने बोल दिया है कि ये काम करना है तो बोलना है हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भले ही उसे होने में क्या लगे, 24 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, ठीक है। ठीक है जी। प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। जब संसद का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी विधेयक को संसद के किसी सदन के सामने उपस्थित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से 1 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। कितने माह पूर्व, ध्यान दें, संसद का कोई गैर सरकारी सदस्य यानी जो सरकार नहीं है, यानी जो सरकार में नहीं है, जो मंत्री नहीं है, मंत्री के अलावा अगर किसी व्यक्ति को क्या करना है, बिल को संसद के किसी सदन के सामने उपस्थित करना है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष को 1 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। सरकारी विधेयकों के लिए 7 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है। अब भाई सरकार है, कौन है, सरकार है, मंत्री है। मंत्री को अगर बिल इंट्रोड्यूस करना है तो केवल 7 दिन, और मंत्री के अलावा इतर किसी सांसद को करना है तो उसको 1 महीने पहले अध्यक्ष या सभापति को क्या करना पड़ेगा, बताना, अनुमति मतलब बताना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है। अध्यक्ष विधेयक को, अध्यक्ष या सभापति जो भी बोल सकते हैं आप, जहां पे मैं अध्यक्ष बोल रहा हूं, सभापति अपने आप लगाइए। अध्यक्ष या सभापति विधेयक को
पेश करने की तिथि निश्चित करता है। निर्धारित तिथि पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक को पेश करने की सदन से आज्ञा लेनी पड़ती है। इससे सदन से आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा मिलने पर विधेयक का प्रस्तुतकर्ता विधेयक का शीर्षक और उसका उद्देश्य बताते हुए उसे पेश करता है। क्या करता है? सबसे पहले शीर्षक बताएगा, उसके बाद क्या करेगा? उसको पेश करेगा। भाई आपने देखा होगा अमित शाह जी आपके कौन? हमारे आपके गृह मंत्री जब संसद में आते हैं तो सबसे पहले शीर्षक बताते हैं। क्या बताते हैं? 370 जब खत्म की होगी तो उसका देखा होगा ना आपने, कुछ देखा था। फिर उसके बाद बोला होगा उन्होंने कि जब जब मैं जम्मू कश्मीर बोल रहा हूं तो भाई मतलब साथ में क्लियर कर दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भी इसमें माना जाए। मतलब जब मैं बोल रहा हूं जम्मू कश्मीर लद्दाख तो उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और मतलब मैं फैन हुआ उस दिन जिस दिन किसी क्या बोलो गृह मंत्री ने संसद के अंदर ये बयान दिया। वरना मैं इतना एज हो गया मैंने किसी को सुना ही नहीं था कि कोई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को बोले और अक्साई चीन को। मजाल है कोई बोल दे, लेकिन सीधे दो फ्रंट पर लड़ना, चीन और पाकिस्तान दोनों के संसद के अंदर क्या कर दिया? बोल दिया अक्साई चीन भी हमारा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है। आप लोग नहीं देखते होंगे कार्रवाइयां, हम लोग देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं आंखों में। समझ में आया? ठीक है। मैंने क्या कहा? अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है। निर्धारित तिथि पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक को पेश करने की सदन से आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा मिलने के बाद विधेयक का प्रस्तुतकर्ता विधेयक का शीर्षक एवं उसका उद्देश्य बताते हुए उसे पेश करता है। साधारणतया किसी विधेयक का पेश होना ही उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? कि भैया विधेयक पेश हो गया। प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता है। प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता है। परंतु यदि विधेयक को पेश करने का विरोध किया जाता है या विधेयक महत्वपूर्ण है तो प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दे सकता है। एक छोटा सा भाषण दे सकता है और विरोधी सदस्य भी संक्षेप में उत्तर देते हुए आलोचना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको आने का पहले ही विरोध हो जाता है और पहले ही क्या करते हैं, तो दोनों तरफ से क्या होता है, छोटे छोटे संक्षिप्त भाषण दिए जाते हैं। एक बोलता है इसलिए लाना जरूरी है, दूसरा कहता है ये बेकार है, ये तो क्या कर देगा। भाई विपक्ष का काम क्या? विरोध करना ना। तो विपक्षी क्या बोलेगा? उसका विरोध करेगा कि नहीं नहीं अगर ये आ गया तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, डिटेंशन सेंटर बन जाएंगे, लोगों को वहां गिरफ्तार करके रखा जाएगा। सीए में देखा होगा आपने, पहले ही क्या कर दिया गया? विरोध कर दिया गया। चलो, यदि विधेयक को जैसे अभी कौन सा रजिस्टर सीए के बाद क्या बोला था, कौन सा आएगा? एनआरसी। तो एनआरसी का पहले ही विरोध चल रहा है अभी कि ऐसा अगर ये आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया मतलब स्टोव के बाद जब गैस आया तो पहले ही विरोध हो गया था इस देश में, नहीं भाई गैस आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, स्टोव अच्छी चीज है, मिट्टी तेल डालो उसमें पंप मारो, पिन से लगे रहो, क्या करने पे। मतलब चेंज भी तो करना पड़ेगा देश को, विकसित होने की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो साधारण किसी विधेयक का पेश होना ही उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता है, मैंने बता दिया। परंतु यदि विधेयक को पेश करने का विरोध होता है तो विधेयक महत्वपूर्ण है तो प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दे सकता है और विरोधी सदस्य भी संक्षेप में उत्तर करते हुए आलोचना कर सकता है। जब सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं, बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि विधेयक यानी बिल सरकारी गजट में किस वाचन में प्रकाशित होता है? आंसर प्रथम वाचन में होता है। किसमें होता है? प्रथम वाचन में ही सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है। या पूछेगा कि भाई कब होता है, कि जब क्या विधेयक पेश हो गया तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे जो वक्तव्य दिए गए उसके बाद वो सरकारी गजट में क्या होगा? प्रकाशित होगा। परंतु जब कभी सदन का अध्यक्ष किसी विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व ही उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे तो इसे प्रथम वाचन का पूरा हुआ मान लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पूरा हुआ मान लिया जाता है। तो मैंने कहा कि जब कभी सदन का अध्यक्ष किसी विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा प्रदान करने के पूर्व ही, एक तो आज्ञा हम बोल रहे हैं, आज्ञा
कौन देगा? सदन का अध्यक्ष देगा। लेकिन उसने मतलब क्या, अनुमति देने से पहले ही क्या कर दिया, उसको सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया, तो प्रथम वाचन वहीं पर समाप्त हो गया। क्या हो गया? प्रथम वाचन वहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है जी। अब दूसरा वाचन यानी सेकंड रीडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा इसमें? सदन में विधेयक के पेश होने के पश्चात उसकी प्रतियां सदन के सदस्यों में बांट दी जाती, कॉपी बांटेंगे सबको, पक्ष विपक्ष सब पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत देंगे और तुरंत पढ़ लेंगे। आपकी कॉपी मिली और आपने क्या कर दिया, तुरंत। जो विधेयक होते हैं वो कोई ऐसा नहीं होता कि एक पेपर मिल गया आपको, इतने मोटे मोटे होते, उनको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। और उसका द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है। क्या होता है? द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है। विधेयक के प्रथम वाचन और उसके द्वितीय वाचन में प्रायः 2 दिन का अंतर होता है। कितना? प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन में 2 दिन का अंतर होता है। परंतु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन विधेयक को दूसरे वाचन की आज्ञा दे सकता है। क्या कर सकते हैं? इस अवसर पर विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है। निम्न प्रस्तावों में से मतलब कुछ प्रस्ताव, कुछ बातें बोलेगा वो, या तो वो बोलेगा, प्रस्तावक समझ रहे हो, रखने वाला, बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने वाला, वो या तो बोलेगा सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे। क्या करे? सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे। अब आप अपने आप को सांसद मानो, कॉपियां मिल गई, दूसरा वाचन शुरू हो गया और बोला कि मैं प्रस्तावक हूं, मैंने कोई क्या किया, प्रस्तावित किया है कोई बिल, मैंने कहा तुरंत विचार करे। करोगे? कर सकते हो? तो इसमें अधिकतर टाइम मांगा जाता है कि भाई टाइम तो दो पढ़ने का। उसमें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अशिक्षित भी होते हैं। दूसरा, विधेयक प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। किसको भेज दिया जाए? प्रवर समिति को भेज दिया जाए। तीसरा बोल सकता है विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाए। जेपीसी बोलते हैं इसको, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें भेज दिया जाए, जेपीसी में भेज दिया जाए। भाई ऐसा है ना, देखो, लोकसभा बोलेगी प्रवर समिति में भेजो, चलो लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा बोलेगी प्रवर समिति में भेजो। उससे बढ़िया जेपीसी में भेज दो। कहाँ भेज दो? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब तो ऐसी प्रवर समिति जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। शायद 45 होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं, 15 राज्यसभा के होते हैं। चेक कर लीजिए जेपीसी में कितने सदस्य होते हैं। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। चौथा, वो बोल सकता है जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित किया जाए। किसके लिए? जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित किया जाए। तो सामान्यतः आवश्यक सरकारी विधेयकों या विवाद रहित विधेयकों को तुरंत द्वितीय वाचन के लिए रख दिया जाता है। क्या? आवश्यक सरकारी विधेयकों या विवाद रहित विधेयकों को तुरंत द्वितीय वाचन के लिए रख दिया जाता है। शेष विधेयकों को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के मूल सिद्धांतों के संबंध पर ही विचार विमर्श किया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति वाली क्या? अच्छा, ये JSC है भाई, ये तो संयुक्त प्रवर समिति है। मैं जेपीसी की बात कर रहा हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। किसमें? संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं, 15 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को द्वितीय वाचन में विधेयक के मूल सिद्धांतों के संबंध में ही विचार विमर्श किया जाता है। मूल सिद्धांतों के संबंध में ही विचार विमर्श को ध्यान रखना है आपने। किसके? मूल सिद्धांतों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता और ना ही विधेयक के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब समिति अवस्था, कमिटी स्टेज, मैंने कहा क्योंकि समिति में गया तो समिति में क्या होगा भाई? समिति अवस्था। समिति अवस्था मतलब यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो एक तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, तदर्थ बोलते हैं, कुछ समय के लिए बनेगी, अपना काम करेगी, अध्ययन विध्ययन जो भी करना, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। नहीं बोलते हम एडहॉक पे लगा हुआ है, मतलब काम चलाओ जिसे बोलते हैं। जब तक कोई दूसरा उसकी जगह पर नहीं आता मेन व्यक्ति, तब तक वो टेम्परेरी जिसे बोलते हैं। तो एडहॉक कमेटी नियुक्त कर दी जाती है। समिति में विधेयक का प्रस्तावक भी होता है,
सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष समिति का सभापति नियुक्त कर सकता है। समिति का सभापति नियुक्त कर सकता है। समिति विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीकी से विचार करती है। यह विधेयक के विषय में संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है तथा विधेयक में संशोधन भी उपस्थित कर सकती है। क्या कर सकती है? समझ में आया? समिति के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक के संबंध में 3 महीने के अंदर अथवा संसद द्वारा निर्धारित कालावधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। क्या करे? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अरे भाई, जब यह समिति में रहता है ना, तो विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जाती है। ये पूछा जाता है कि कहीं ये चैलेंज तो नहीं होगा कहाँ? कोर्ट में। और अगर चैलेंज होगा तो कौन कौन सी चीजें चैलेंज होगी इसमें, और क्या ये सही है संविधान के हिसाब से? सारे जितने भी मैंने कहा, यह विधेयक के विषय में संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है। तो उस चीज के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा। बड़ी बारीकी से काम होता है समितियों में। इतना क्लियर हो गया? 3 महीने के अंदर अथवा सदन द्वारा निर्धारित कालावधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। ठीक है। अब प्रतिवेदन अवस्था, रिपोर्ट स्टेज। प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को। क्या बोलते हैं? इस स्तर पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विधेयक के संबंध में प्रस्तुत संशोधनों को छपवाकर उसकी प्रतियों को संसद सदस्यों में वितरित कराया जाता है। इसके पश्चात विधेयक को प्रस्तुतकर्ता निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव रखता है। अब जो विचार करने के बाद जो कॉपीज होंगी वो पक्ष और विपक्ष सबको बांटी जाती है। अब जो प्रस्तावक है वो 3 चीजें बोल सकता है। नंबर 1, प्रवर समिति का रिपोर्ट किए हुए विधेयक पर विचार कर लिया जाए। प्रवर समिति ने जो क्या किया, रिपोर्ट की है, जो अपना संशोधन के साथ या जो अपने उसमें चेंजेस किए हैं उस पर विचार कर लिया जाए। दूसरा बोलता है समिति के पास विधेयक को पुनः भेज दिया जाए। क्या किया जाए? पुनः भेज दिया जाए। कई बार ऐसा होता है सेटिस्फाई नहीं होता है प्रस्तावक, बोलता नहीं ये तो जो मैंने सोचा था वैसा तो है ही नहीं, तो सारा चेंज कर दिया इन्होंने, दोबारा भेजा जाए प्रवर समिति, दोबारा विचार किया जाए। या तीसरा बोल सकता है विधेयक को जनमत जानने के लिए पुनः प्रसारित किया जाए। क्या किया जाए? यदि सदन विधेयक पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता जिस रूप में प्रवर समिति ने संशोधित रूप से पेश किया है, तो सदन में विधेयक के संशोधित रूप को एक एक धारा पर विस्तार से विचार किया जाता है। इस समय विचाराधीन अनुच्छेद या उसके खंड पर सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करते हैं। अब सदस्य भी तो करेंगे अपना संशोधन प्रस्तुत। सदस्य बोलेंगे नहीं भाई, प्रवर समिति ने ऐसा कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुछ चीजें बोल सकते हैं। पहले संशोधनों पर वाद विवाद होता है और उस पर मत लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मत लिया जाता है। तथा संशोधित अनुच्छेद पर मत लिया जाता है। इस प्रकार विधेयक के एक एक अनुच्छेद को स्वीकार तथा अस्वीकार किया जाता है। वस्तुतः विधेयक के पास होने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही है। कौन सा? दूसरा वाला। समझ में आया? एक एक अनुच्छेद को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। ये समझ में आ गया आपके? अब होगा तीसरा वाचन शुरू। तीसरा वाचन शुरू। एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। किस सरकार ने पेश किया? जो सरकार थी उसी ने पेश किया। उस सरकार में यह हुआ कि कुछ क्या हो गया, अंदर सरकार के ही जो मेंबर्स थे उन्हीं में कुछ क्या हो गया, आपस में संदेह हो गया कि यार इस विधेयक में भी कमी है, इस बिल में क्या है, कमी है। वहां पर बोला गया इसको क्या कर दो, समिति को भेजो। कमेटी बनी। कमेटी ने क्या किया, उसको क्या किया, एक एक प्रस्ताव पर विचार किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी जितने भी हैं वो 50 वर्ष की आयु, कोई 60 वर्ष, कई तो जो हैं वो स्वर्गीय हो चुके हैं, है ना। राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी उनको वो 10% आरक्षण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरा, अगर उसमें रिजर्वेशन देते भी हैं तो 50 की आयु तो पूरी कर चुके हैं सब। तो अब 50 के बाद कौन सा पेपर देंगे भाई, 50 के बाद कौन सा पेपर देंगे, और अगर देंगे तो क्या वो आपसे टक्कर, मतलब आपके साथ बैठकर पेपर देंगे। 50 की उम्र समझ रहे हो, आपके माता पिता की उम्र मेरे ख्याल से इसी के आसपास होगी। तो जैसे आपके माता पिता के पेपर दे सकते हैं आप, नहीं दे सकते।
तो फिर प्रावधान किया गया भाई कि रिजर्वेशन अब ऐसा करो कि बच्चों को दे दो, उनके जिन्होंने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी उनके बच्चों को दे दो। फिर उन बच्चों में भी किसको दो, तो बोला कि भाई या तो पुत्र को दो या अविवाहित पुत्री को दो। अब फिर पता चला कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पुत्रियां को विवाह हुआ और माना वो विधवा हो गई, ठीक है, पुत्र ऑलरेडी, तो यार अब किसको दें, तो जो अगर कोई विधवा पुत्री है उसको भी दें। ऐसे विचार किया जाता है, इस पर समिति के अंदर ऐसे विचार किया जाता है कि माना किसी की एक बालिका थी, उसका विवाह, कोई राज्य आंदोलनकारी थे, उनकी बालिका थी, उसका विवाह हुआ, या तो उसका डिवोर्स हो गया या वो क्या है, उसके पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा हो गई है, तो उनको भी तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? भाई सशक्त करना है ना उन लोगों को। तो इस प्रकार से विचार चलता रहता है। फिर क्या होता है, वो विधानसभा में पेश होता है, फिर वो महामहिम के पास जाता है, तो बड़ा लंबा समय लगा देते हैं। क्या करते हैं, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। तो कई बार जस्टिस मिलता तो है, लेकिन वो क्या होता है, एक तरह का अन्याय ही होता है। क्या होता है कि आपने कहा जी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दो, और मैंने इंतजार किया कि जब तक इनके दांत नहीं टूट जाते पूरे तब तक क्या, और जिस दिन दांत टूट गए उस दिन मैंने खूब सारा रख दिया, काजू रख दिए, लो खाओ। तो क्या करेंगे आप उस काजू का? कुछ करेंगे? नहीं करेंगे ना। वैसे ही है, तो हर तरफ से क्या है। चलो अब तृतीय वाचन, भाई आपकी समझ में आ गया विचार कैसे किया जाता है ना। साथ में एक बहुत बारीकियां देखी जाती है। माना उसमें बोल दिया कि भाई जेल जाने वाले व्यक्तियों को मिलेगा, तो भाई या जेल जाने वाले व्यक्तियों को मिलेगा, तो जो साथ में खड़े थे, दो गिरफ्तार हुए, दो नहीं हुए, तो क्या उन दो को नहीं मिलेगा? बोला गया नहीं, उन दो को भी मिलेगा। जो बगल में खड़े थे, हो सकता है कि वो छोटे रहे उम्र में, उस समय पुलिस ने हो सकता है कि उनका नाम LIU में लिखा हो, लेकिन उन दो बच्चा समझ के क्या कर दिया, छोड़ दिया हो, जबकि हरकत मतलब जो विरोध किया हो सबने किया हो। समझ में आया? उत्तराखंड राज्य आंदोलन तो ऐसे ही था ना। तो क्या उनको ना दिया जाए? उनको भी दिया जाए। जो बड़े लोग थे उनको पकड़ा, जेल में रख दिया, तो वो जेल में रहे। बाकी दो जो छात्र थे वो क्या हो गया, उनको छोड़ दिया कि जाओ भाई, भाई दो डंडे मारे, भगा दिया। तो क्या वो भागी नहीं है? वो भी भागी है। समझ में आ गया? तो इस तरह का चीजें, मतलब ये विचार किया जाता है समिति के अंदर। मैं आपको राज्य का उदाहरण दे रहा हूं, तो संसद के स्तर पर तो बहुत ज्यादा क्या होता है। फिर यह भी किया जाता है कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? तो आरक्षण भी दो तरह के होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है, तो इसलिए क्षैतिज आरक्षण दिया गया, बालिकाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया। फिर देखा गया सीमा पार तो नहीं हो रही है, EWS को मिल गया 10% का, SC ST OBC सब मिलाकर वो देखा जाता है, उस पर भी क्या कहता है। और फिर सरकार ये चाहती है कि हम जो विधेयक पास करें, जो बिल पास करें, या हम जो अधिनियम एक्ट कानून लेके आए, वो ऐसा ना हो कि हम कानून लेके आए और वो फिर सदियों तक क्या है, कोर्ट में क्या हो रखा, चैलेंज हो रखा, या कोर्ट उसको क्या कर दे, असंवैधानिक कर दे। तो फिर किसकी राय ली जाती है? विधि विशेषज्ञों की राय ली जाती है। किसकी? समझ में आया? अब शुरू होता तृतीय वाचन। क्या होता है? देखो भाई उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड का ही आप उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये संसद की बात चल रही है। अब तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग शुरू हो गई भाई। तृतीय वाचन विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था है। इस वाचन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर वाद विवाद तथा मतदान नहीं होता, बल्कि केवल मूल सिद्धांतों पर पुनः बहस होती है। मूल सिद्धांतों पर पुनः बहस होती है, भाषा से संबंधित संशोधन किए जाते हैं तथा संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। मतदान कराया जाता है को हाईलाइट करना है आपने। क्या करना है? यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो सदन का अध्यक्ष प्रमाणित करके विधेयक को दूसरे सदन के विचारार्थ भेज सकते। समझ में आ गया? मतदान कौन से चरण में हो रहा है, कौन से वाचन में हो रहा है? तृतीय वाचन में। तो जब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से वो पास हो गया, अब क्या करेंगे? उसको दूसरे सदन को भेजेंगे। दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया चलती है। क्या होती है? दूसरे सदन में विधेयक, अब बिल इन द सेकंड हाउस, बिल इन द सेकंड हाउस। प्रथम सदन की भांति दूसरे सदन में भी विधेयक की जो भी, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा, उन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय। आप बोल दो ना कानून क्यों नहीं बन रहा जल्दी से, अरे भैया प्रक्रिया होती है, उसके वहां से तो गुजरना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े होगा कि संसद में गया, सबने कहा हाँ जी और हो गया, ऐसा नहीं होगा।
प्रक्रियाएं होंगी, समितियों में जाएगा, उसका अध्ययन करेंगे, एक शब्द पर क्या किया जाता है, देखा जाता है कोई लूप होल्स तो नहीं छूट रहा, कहीं इस शब्द को आधार बनाकर कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो क्या कर दे, कोर्ट में चक्कर कटाता रहे सरकार को। समझ में आ रहा है? ठीक है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो किसी एक शब्द से, ये भी देखा जाता है। भाग 3 का कहीं क्या उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ भाई भाग 13 आर्टिकल 13 में, मूल अधिकारों को कम करने वाला 0, क्या वो लाइन 0, और उस लाइन की वजह से वो जो सारे पेज अगर प्रभावित हो रहे हो तो पूरा का पूरा 0। समझ में आ गया? प्रथम सदन की भांति दूसरे सदन में भी विधेयक की उपयुक्त सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है। किंतु यदि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, क्या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। 108 का यूज करेगा राष्ट्रपति। क्या करेगा? 108 का यूज करेगा। अब गतिरोध क्या होता है? सबसे पहले गतिरोध को समझिए। गतिरोध क्या होता है कि यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, क्या कर दिया हो, यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती, दूसरे सदन ने ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया हो जिसके लिए दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, या तीसरी कंडीशन हो सकती है दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता है। क्या करता है? रोके रखता है। भाई दहेज प्रतिषेध विधेयक था एक 1960 का, एक आपका बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था 1978 का, है ना, 1961 1978, एक था आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002, पोटा जिसको बोलते थे, पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। तो मैंने कहा दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002 के मामले में ये 3 चीजों में से कोई एक चीज हुई कि पहले सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया, या पहले सदन ने पेश कर दिया, दूसरे सदन ने कुछ संशोधन मांगे उसमें कि ये होने चाहिए, और पहले वाले ने कहा नहीं ये नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तीसरी कंडीशन ये हुई होगी कि 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखा दूसरे सदन ने, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? 108 बुलाएगा। क्या करेगा? जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। इसकी डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 108 होता क्या है, ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, अध्यक्षता कौन करता है। मैंने हल्के से उदाहरण दे दिए कि ऐसा ऐसा करके इन 3 विधेयकों के संबंध में आज तक जो भारत का संसद का इतिहास है उसमें केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि 108 बुलाई गई है। क्लियर हो गया? तो इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।